दोस्तों नमस्कार। अपने पारिवारिक कारणों के कारण मैं आपसे लंबे समय तक रूबरू नहीं हो सका, इसके लिए सबसे पहले मैं माफी चाहूंगा। दोस्तों ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये हकीकत है कि हरियाणा की राजनीति कास्ट बेस है। यहाँ राजनीति राजनीति जाति धर्म के आधार पर की जाती है। बीजेपी कुछ जातियों को अपनी तरफ मोड़ने का काम करती है, कांग्रेस किसी जाति को अपनी तरफ तोड़ने का काम करती है। तो हरियाणा की राजनीति पूरी तरह से कास्ट बेस है, और कास्ट बेस होने के कारण ये प्रिडिक्शन करने के लिए कि कौन कहां से खड़ा है और कैसे जीतेगा, कितने मार्जिन से जीतेगा, यहां तक जाना जरूरी है कि किस कास्ट का हरियाणा में कितना प्रभुत्व है। अब मैं आपके सामने लेकर आया हूं हरियाणा का एग्जिट पोल, और यूं कहिए मैं कोशिश करूंगा कि वो स्टीक हो। और इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले विश्लेषण किया जाए कि ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्या कारण है, और ये रिजल्ट मैं क्यों आपके सामने रख रहा हूं। तो ये जानने के लिए हमें थोड़ा अतीत में जाना पड़ेगा। दोस्तों, काफी लंबे समय से हरियाणा 1966 में बना था। उसके बाद अगर मैं कहूं अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दो जातियां मेजर रूप से राजनीति करती है, एक जाट और एक ब्राह्मण। जाट करता है सीधी पादरी राजनीति, उसमें जाट भी आ गई, दूसरी जाति भी आ गई और सारी। लेकिन ब्राह्मण पर्टिकुलरली नॉन जाट की राजनीति कर लंबे समय से करता आया है। इसका दूसरा पहलू भी है, इसमें कुछ ऐसे घराने हैं जिनका राजनीति पर जबरदस्त वर्चस्व रहा है। एक समय था जब लाल पूरी तरह से हावी थे हरियाणा की राजनीति पर, जैसे देवीलाल जी, भजन लाल जी, बंशी लाल जी। आज भी उनके परिवार कहीं ना कहीं राजनीति को प्रभावित करते हैं, और उनका हरियाणा की राजनीति में मेजर रोल रहता है। इससे अलग हटके जो मैंने बताया आपको, जैसे दो ही जातियां राजनीति करती थी, एक जाट और दूसरा ब्राह्मण। जाट जाट की राजनीति करता था, ब्राह्मण नॉन जाट की राजनीति करता था। यह लंबे अरसे से चला आ रहा था। अगर पर्टिकुलर ब्राह्मणों की बात की जाए तो एक समय में बीजेपी में जो वर्चस्व था वो ब्राह्मणों का था। जोशी अध्यक्ष होते थे, रामविलास शर्मा सर्वे सर्वा थे। आपको याद होगा कि 1914 की जो टिकट वितरण किया गया था उसमें पूरी रामविलास शर्मा की चली थी। इसलिए ब्राह्मणों को ये आशा थी कि नॉन जाट की राजनीति वो करेंगे, और जब भी नॉन जाट मुख्यमंत्री की बात आएगी तो मुख्यमंत्री ब्राह्मण होगा, और इसी आशा के साथ वो उनकी राजनीति कंटिन्यू थी। लेकिन बीजेपी ने ब्राह्मण को ना चुनते हुए 2014 में जब राज बना तो खट्टर को चुना, और उससे क्या हुआ, ब्राह्मणों की जो नॉन जाट की राजनीति थी वो ब्राह्मणों के हाथ से निकल करके कहीं ना कहीं पंजाबियों के हाथ में चली गई। लेकिन तब भी उनको ये आशा थी खट्टर के बाद कहीं ना कहीं ब्राह्मण का ही नाम आएगा। लेकिन जब ये परिवर्तन हुआ, खट्टर साहब ने कुर्सी छोड़ी, तो उस समय किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री ना बनाकर सैनी साहब को मुख्यमंत्री बना दिया गया, जो कि हरियाणा में पॉपुलेशन के हिसाब से सिर्फ 1 या 2% जाति है। उससे ब्राह्मण जाति खफा हुई, और उसकी खफाई का परिणाम है कि आज कहीं ना कहीं बीजेपी की स्थिति कमजोर बनी है। इसका दूसरा कारण, जो बहुत बड़ा कारण था, वो था जाट आंदोलन। जाट आंदोलन के दौरान जो राजनीतिज्ञ थे उनको ये मौका मिला कि नॉन जाट को लामबंद करें, और जिसका परिणाम ये हुआ कि जाट अलग थलग करने में कुछ हद तक वो कामयाब भी रहे, और नॉन जाट की राजनीति को कंटिन्यू किया। अगर हम पिछली बार की देखें, 2019 की देखें या 2014 की देखें, तो 33% नॉन जाट ने बीजेपी को वोट दिया था, जबकि उसका परसेंटेज ऑफ वोट 52.8% था। तो इसमें भी 20% जाटों ने वोट दिया। अब जो मैंने आपको बताया कि देवीलाल, बंशीलाल और भजनलाल परिवार इस पर हावी थे, तो पर्टिकुलरली जो देवीलाल परिवार था, देवीलाल जी ने लंबी राजनीति की, साफ सुथरी राजनीति की, और भारत के उप प्रधानमंत्री तक बने। उनके किए हुए कार्यों का फल या यूं के परिणाम आज भी उनका परिवार भोग रहा है। वो पूरा एंजॉय करते हैं राजनीति का। चौटाला साहब तो मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो कमजोर होते गए आपसी लड़ाई के कारण या किसी दूसरे कारणों से, और उनका स्ट्रेंथ कम होता गया। लेकिन वो जाटों के ही वोट बांटते थे,
जिसका परिणाम ये हुआ जाट वोट 3 भागों में बटे। कुछ ज्यादातर वोट भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जाते थे, कुछ वोट जेजेपी के को गए, कुछ वोट लोकदल को गए और इससे बीजेपी की जीत निश्चित हुई। जो वोट 2019 में एमपी इलेक्शन में 52% थे, वो एमएलए के इलेक्शन में घट के 36 या 37% रह गए थे। उसका कारण था कि जाट खफा थे। अगर पिछले इलेक्शन को देखा जाए, उस विधानसभा इलेक्शन को, तो जाटों ने बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं लड़ा था। जो 75 पार का नारा था उसका मुकाबला जाटों ने किया और जिसका परिणाम यह हुआ बीजेपी घटकर 41 सीट पर आ गई और कांग्रेस 30 सीट लेगी और जेजेपी को 10 सीटें मिली, 1 इनेलो को मिली, 7 इंडिपेंडेंट को मिली। मैंडेट बीजेपी के साथ नहीं था क्योंकि जाटों ने पूरे तन मन धन से इलेक्शन लड़ा था। ये किसी कांग्रेस का वो नहीं था कि कांग्रेस का इलेक्शन का परिणाम हो। आज भी स्थिति जो की तू है। हाँ, एक फर्क आया है, किसान आंदोलन के बाद जिन जाटों को अलग थलग कर दिया गया था उनके साथ दूसरी जातियां भी जुड़ी। जैसे आज की तारीख में अगर जातिगत आधार पर देखा जाए तो जातियां 2 भागों में बटी हुई हैं। एक है जाट, जाटो यानी कि चमार, और ये मुस्लिम और सिख। ये 4 जातियां एक तरफ हैं जो कि टोटल पॉपुलेशन का लगभग 50% है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, बीजेपी की साइड देखा जाए तो अहीर, गुज्जर, राजपूत, सैनी, अग्रवाल ये अलग हैं। अगर इनका टोटल कैलकुलेशन की जाए तो लगभग 38% है। पंडित जाति किसी पार्टी के साथ नहीं गिनी जा सकती। उसका एक रीजन तो ये है कि आज की तारीख में वो बीजेपी से इसलिए खफा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री पंडित को ना चुन के सैनी को चुना। और दूसरा कारण अगर इतिहास देखा जाए तो पंडित हमेशा ही पंडित के साथ रहता है। अगर रोहतक से अरविंद शर्मा बीजेपी के कैंडिडेट है तो वो अरविंद शर्मा के साथ है। अगर करनाल से आज की डेट में भी अगर किसी पंडित को टिकट मिला तो सारे के सारे कांग्रेस के साथ होंगे। आज की परिस्थिति के अनुसार लगभग 50% वोट कांग्रेस के साथ इंटैक्ट हैं और लगभग इतनी ही वोट बीजेपी के साथ इंटैक्ट हैं, लगभग 39 या 38%। बाकी के जो वोट है फ्लेक्सिबल हैं, वो कहां जाएंगी कहां नहीं जाएंगी उसको कहना अभी मुश्किल है। अगर इन परिस्थितियों में देखें तो आज किसको कितनी सीट मिलेंगी, बारी बारी मैं आपको ये समझाने की और उस विश्लेषण को तैयार करने की कोशिश करूंगा। जैसे गुड़गामा, अगर गुरगोन की सीट देखी जाए, वो आज की डेट में हो सकता है कल कैंडिडेट कोई बदल दिया जाए। कांग्रेस की तरफ से कैप्टन अजय यादव है और बीजेपी की तरफ से राव इंद्रजीत है। अगर जो गुड़गामा सीट है वो ज्यादातर यादव बाहुल है और यादव बाहुल सीट, यादव जो पर्टिकुलरली है वो राव इंद्रजीत के प्रभाव में ज्यादा है, इसलिए हो सकता है, वैसे कोई क्लियर नहीं है कि ये सीट ज्यादा संभावना है बीजेपी को जाने की। अगली सीट की, विधानसभा सीट की बात की जाए, लोकसभा सीट की, तो है वो फरीदाबाद सीट। कांग्रेस ने एक सोची समझी रणनीति के तहत नीरज शर्मा को वहां से खड़ा किया है, जबकि बीजेपी के कैंडिडेट है कृष्णपाल गुर्जर। कृष्णपाल गुर्जर पुराने आदमी हैं, अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, काम भी किया है, उनको मैं ज्यादा नंबर देता हूं। और नीरज शर्मा को इसलिए कि वो आजकल एंटी कंबेंसी फैक्टर हरियाणा में जोरों पर है। कुछ भी हो सकता है लेकिन ज्यादा जीतने की संभावना कृष्णपाल गुर्जर की है। अब आते हैं हिसार लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी पर। हिसार में कांग्रेस के पास सशक्त और बड़ा जुझारू नेता है, वो जयप्रकाश। अभी बीजेपी का फाइनल नहीं है और ना ही उनके बाद कोई ऐसा कदावर नेता है जो कि इसका मुकाबला कर सके। अभी चर्चाएं हैं अभिमन्यु की और कुलदीप सिंह की। अभिमन्यु या कुलदीप सिंह, कोई भी जयप्रकाश को टक्कर देने की स्थिति में नहीं है, इसलिए ज्यादा संभावना यह है कि ये सीट, हिसार लोकसभा सीट कांग्रेस को जाएगी। अब आ जाते हैं अंबाला पर। अंबाला की सीट, वैसे तो यहाँ ये जो एरिया है ये SC BC प्रभावित एरिया है, इसमें सवर्ण जाति का प्रभाव कम है, जाट का प्रभाव कम है। लेकिन अगर आज की तारीख में देखा जाए तो सवर्ण जातियों को छोड़कर ज्यादातर निचली जातियां हैं वो कांग्रेस बीजेपी के विरोध में है, इसलिए इस सीट की ज्यादा संभावना है कांग्रेस को जाने की। उसमें ड्रॉबैक एक सिर्फ ये है, कांग्रेस ने एक नया कैंडिडेट खड़ा किया है, प्रदीप नरवाल,
जबकि बीजेपी की तरफ से बंतो कटारिया, जो कि कटारिया साहब पहले एमपी थे, उनकी धर्मपत्नी है, उनकी जगह उनको सीट मिली है। अब हम आते हैं कुरुक्षेत्र पर। कुरुक्षेत्र सीट आप पार्टी को गई है। उसके कैंडिडेट है सुशील गुप्ता, जो कि हरियाणा के प्रधान भी हैं। ये कांग्रेस में बड़ा जबरदस्त दाव चला है इसका। उसमें सरदार मतदाता है। सरदार मतदाता कांग्रेस की तरफ कम जाता है, क्योंकि 1984 के दंगे कहीं ना कहीं उनको कांग्रेस में जाने से रोकते हैं। लेकिन रही बात बीजेपी की, आज वो बीजेपी के साथ भी नहीं जाना चाहते, क्योंकि जो किसान आंदोलन के साथ पर्टिकुलरली खालिस्तानी, अलगाववादी, पाकिस्तानी का जो टैग सरदारों को मिला था, वो उनके जख्मों को हरा करता है। इसलिए वो बीजेपी के साथ तो किसी भी हालत में नहीं जाएंगे, और सबसे ज्यादा संभावना उनके जाने की सुशील गुप्ता के साथ है। वैसे जो चर्चाएं हैं बीजेपी की तरफ से, वो है जिंदल परिवार की तरफ से कोई कैंडिडेट खड़ा होने की, कमजोर वो भी नहीं रहेंगे। लेकिन मेरी संभावना ये है, अगर सर्वे में देखा जाए तो सुशील गुप्ता, जो कि आम आदमी पार्टी के हैं, वो इस सीट को आराम से निकाल लेंगे। अब बात आती है करनाल की। करनाल जो है भूतपूर्व मुख्यमंत्री खट्टर की क्षेत्र है, उसमें भी बीजेपी कहीं ना कहीं कमजोर है। उसका कारण है एंटी कंबेंसी। लोग एक से मैंने पूछा कि खट्टर साहब का क्या है, तो उन्होंने कहा खट्टर से तो पूछना पड़ेगा, जिस फरसे से पंडितों की गर्दन काटने की बात करते थे, वो अब भी उनके साथ है, वो सीएम हाउस में छोड़ आए। ये आलम है उनके खिलाफ एंटी कंबेंसी का। कुछ भी हो सकता है। अगर ओवरऑल देखा जाए, इस कॉन्स्टिट्यूंसी का कहना मुश्किल है ये किधर जाएगी, ये प्रेडिक्ट करना भाई बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें जो कांग्रेस ने उतारा है, उनको वीरेंद्र राठौर को उतारा है, जो कि काफी समय से संघर्षरत थे, पर्टिकुलरली रोड मतदाताओं के लिए। उन्होंने एक पार्टी भी बनाई थी, और वो बहुत सशक्त और बढ़िया कैंडिडेट है। ये सीट किधर भी जा सकती है। अब बात आती है सोनीपत की। सोनीपत एक जाट बाहुल सीट है, जाट कॉन्स्टिट्यूंसी है। उसमें 3 कॉन्स्टिट्यूंसी जो है जींद की लगती है, बाकी सोनीपत की लगती है। तो उसमें ज्यादा संभावना जो कि जाट प्रभावित है, और जाट बीजेपी की तरफ जाने में गुरेज करेगा। साथ में जो मैंने बताया चमार जाति है, वो भी बीजेपी के साथ जाने में गुरेज करेगी, जो कि हरियाणा में आदि है एससी का। इसलिए ये जो विधान लोकसभा है, ये पूर्ण रूप से कांग्रेस को मिलने की संभावना है। अब बात आती है रोहतक की। रोहतक कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी हॉट सीट है। अगर इसको देखा जाए, ये वो सीट है जिस पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी इलेक्शन लड़ते हैं। और आलम यह है कि ये कहा जा रहा है, दुष्यंत चौटाला ने खुद बोला है कि ये जो गठबंधन टूटा है, वो इसलिए टूटा है कि मेरे को रोहतक से खड़ा कर रहे थे, लेकिन मैं खड़ा नहीं होना चाह रहा था। आलम यह है, कोई भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा है। और अगर गुप्त सूत्रों से पता लगाया जाए या सोचा जाए, तो अरविंद शर्मा बीजेपी की तरफ से दोबारा यहां बलि का बकरा बढ़ेंगे, लेकिन जीत निश्चित है दीपेंद्र हुड्डा की। अब बात करते हैं सिरसा की। कुमारी शैलजा, जो कि अंबाला आ गई थी, वो वापस सिरसा से इलेक्शन लड़ेगी, और उनके मुकाबले में होंगे अशोक तंवर। अशोक तंवर की इमेज ज्यादा अच्छी नहीं है, पहले कांग्रेस में थे, वो संगठन भी खड़ा नहीं कर पाए थे, और वो बड़े हठी स्वभाव के हैं, जबकि मैडम सहनशील हैं, और ज्यादातर संभावना ये है, उनका पुराना एरिया रहा है, वो इस सीट को आराम से निकाल लेंगी। अब बात आती है भिवानी की। भिवानी में कांग्रेस ने बड़ी रणनीति के तहत राव दान सिंह को उतारा है। उसका कारण है कि जो अहीर है वो बेसिकली बीजेपी को मतदान करता है, लेकिन राव होने के कारण कुछ अहीर वोट भी राव दान सिंह को मिलेंगी। और रही जाट मतदाताओं की बात, वो खफा है बीजेपी से, वो धर्मवीर के साथ ना जाकर हो सकता है कांग्रेस की तरफ आए, और इसकी भी मैं ज्यादा संभावना यही मानता हूं कि ये सीट कांग्रेस आराम से निकाल लेगी। अगर देखा जाए ओवरऑल हरियाणा का, तो मेरा मानना यह है लगभग 6 सीट कांग्रेस निकालेगी और 4 सीट बीजेपी को जा सकती हैं। आज के तो यही दिखाई देता है, कल इसका कोई भी हो सकता है, क्योंकि मार्जिन ज्यादा नहीं है, कांटे की टक्कर है। मैंने पहले भी बताया, जातिगत आधार पर मैं ये मानता हूं कि हरियाणा में बहुत बड़ा इलेक्शन रोल प्ले करता है। अगर जाति की बात की जाए तो यहाँ 29% जाट हैं। सबसे बड़ी जाति है जाट जाति, जो कि ये मान के चला जाए कि बीजेपी से खफा है। उसके बाद जो बड़ी जातियां आती हैं वो आती हैं जट सिख। जट सिख लगभग 4% हैं, वो भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगी।
चमार जाति है वो लगभग 10% है, वो भी बीजेपी के साथ किसी हालत में नहीं जा सकती। मेव जाति है जो लगभग 4% है, वो भी बीजेपी के साथ, क्योंकि वो मुस्लिम है और वहां दंगे में जो हुए हैं नूह में, उसके बाद तो साथ जाने की संभावना नहीं रहती। और तीसरा आता है रोड जाति जो है करनाल के आसपास है, और वो रोड को ही टिकट दिया है कांग्रेस ने, इसलिए वो पूर्ण रूप से कांग्रेस के साथ रहेगी। अगर इनको मिला दिया जाए तो लगभग 50% वोट कांग्रेस को जा सकती है। रही बात बीसी की, यहां हरियाणा में कोई एक्सप्लॉयटेशन जैसा शब्द नहीं था किसी भी जाति के अगेंस्ट, चाहे वो एससी हो चाहे बीसी हो। और इसका परिणाम यह है बीसी जातियां भी अपने आप को सवर्ण से कम नहीं मानती, और उनको इकट्ठा करना या किसी को यह कहना कि वहां जाएंगी यहां जाएंगी या अतिशयोक्ति होगी। वो कहीं भी जा सकती हैं क्योंकि उनका खुद का प्रभाव है, वो किसी के दबाव में नहीं आती हैं। अगर इन सभी तथ्यों को देखा जाए तो हरियाणा में एंटी कम्बेंसी, दूसरा बीजेपी की जो तोड़ने की रीति है उसका काफी विरोध है, और इसके चलते यह 6-4 रहेगा। हो कुछ भी सकता है। अगर ब्राह्मण मतदाता हो सकता है कांग्रेस के पास चले आए, क्योंकि उसने 2 काम करने हैं। एक तो बीजेपी को दिखाना है कि ब्राह्मणों के सिवा कुछ नहीं है, दूसरा अपना प्रभुत्व अगर वो नहीं दिखा पाते तो आगे से भी उन्हें राजनीतिक शून्य का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वो अगर कांग्रेस के साथ आ जाते हैं तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, हो सकता है कांग्रेस में हरियाणा में 10 की 10 सीट कांग्रेस ले जाए। दोस्तों, ये विश्लेषण था, आपको कैसा लगा? अगर आपको ठीक लगा हो कमेंट जरूर करें, चाहे ठीक लगा हो गलत लगा हो कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सहयोग दें, ताकि मैं आगे भी अपने विचार इस तरह रखता रहूं, आप अपनी बातें आप तक पहुंचाता रहूं, करंट न्यूज पहुंचाता रहूं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।